डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अयोध्या में कांग्रेस के मछली भोज पर सियासत का कांटा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मछली भोज कार्यक्रम पर सीएम योगी ने बोला तीखा हमला। कहा हनुमानगढ़ी में दर्शन, बाहर मछली भोज, ये कांग्रेस के दोहरे आचरण का प्रमाण। वहीं अजय राय ने मछली खाने के आरोपों से किया इनकार। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। पहले दिन ज्ञानेश कुमार ने छात्रों के साथ किया संवाद। दौरे का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना। महाराष्ट्र के अमरावती के जिला महिला अस्पताल के एनआईसीयू में लगी भीषण आग। वेंटिलेटर में विस्फोट के बाद लगी आग, 3 बच्चों की झुलसकर मौत। डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कई नवजातों को सुरक्षित बाहर निकाला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली भोज पर सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कांग्रेस के कथित मछली भोज को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के लोग हनुमानगढ़ी में जाकर राम राम चिल्लाते हैं और बजरंगबली के मंदिर में दंडवत होने का ढोंग करते हैं, लेकिन बाहर निकलकर मछली की दावत उड़ाते हैं। योगी ने इसे कांग्रेस का दोहरा आचरण बताते हुए कहा कि बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी हमला बोलते हुए उनके पुराने इतिहास का जिक्र किया और आरोप लगाया कि माफिया के सामने वे घुटने टेक चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश से माफिया राज खत्म किया, वरना कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश को माफिया प्रदेश बना चुके थे। अब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। सावन के पवित्र महीने में अयोध्या में कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज अयोध्या दौरे पर नजर आए। जानकारी के अनुसार उन्होंने सुबह हनुमानगढ़ी में दर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद उनका स्वागत समारोह अयोध्या जिले के तारून रोड स्थित लॉन में रखा गया। आरोप है कि इस स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के लिए मछली भोज का आयोजन किया गया। चर्चा हो रही है इस बात की कि 2 क्विंटल से ज्यादा मछली बनाई गई। अब सावन के महीने में यह आयोजन विवाद का विषय बन गया है, क्योंकि मान्यता के अनुसार सावन में मछली पकड़ने और मांसाहार पर प्रतिबंध रहता है और मछलियों का ये प्रजनन काल होता है। ऐसे में पवित्र नगरी अयोध्या में सावन में मछली भोज ने संत समाज को नाराज कर दिया है। कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली भोज का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को वायरल होने के बाद सनातन रक्षक संघ के अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज चुनावी सनातनियों का एक फर्जी गिरोह सामने आ चुका है। चुनाव आ रहा है तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी को रामलला दिखावे के लिए प्रिय हो गए हैं। जो कोर्ट में हलफनामा देते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, आज वही चुनाव जीतने के लालच में राम मंदिर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय केवल चुनावी सनातनी है। सावन का महीना चल रहा है, जो लोग रोज नॉनवेज खाते हैं वो भी सावन नवरात्रि में मांस नहीं खाते। अजय राय ने सावन में मछली खाने और खिलाने का कार्यक्रम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है, मुंह में राम बगल में छुरी। उन्होंने कहा कि सनातन रक्षक संघ अब सब पर नजर रखे हुए हैं और 2027 में जनता इसका जवाब देगी। हालांकि पूरे मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मछली खाने से इनकार किया है, लेकिन सावन में मछली भोज के इस आरोप के ने अयोध्या की सियासत में भूचाल ला दिया है। जय श्री राम भाइयों, आज चुनावी सनातनियों का एक फर्जी बावड़ा सामने आ गया है। जो अभी चुनाव आ रहा है तो सबको, चाहे कांग्रेस हो, सपा बसपा हो,
उनको रामलला जो है दिखावे के लिए सबसे अधिक प्रिय हो गए हैं। राम मंदिर सबसे अधिक प्रिय हो गया दिखावे के लिए। जो कोर्ट में हलफनामा देते थे कि राम का अस्तित्व नहीं है, आज बार बार जो है चुनाव जीतने के उम्मीद से, चुनाव जीतने के लालच में ये लोग राम मंदिर आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। अजय राय अयोध्या आए हैं, रामलला का दर्शन किए हैं। साल 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब नए राजनीतिक प्रयोगों के तहत जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। दरअसल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपने संगठन का मूड टेस्ट लेने की बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। इस आंतरिक समीक्षा के जरिए पार्टी ये परखना चाहती है कि जमीन पर हवा किस ओर बह रही है और भीतर खाने किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। संगठन के भीतर प्रश्नावली तैयार होने लगी है, जिसका सबसे तीखा सवाल विपक्ष के बजाय खुद के लोगों से जुड़ा है। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य संवाद, समन्वय और सहयोग बढ़ाना है, लेकिन इसके जरिए पार्टी ये परखना चाहती है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस मूड टेस्ट के लिए कई सवालों की सूची तैयार होने लगी है, मसलन भीतरघात और यहां तक कि असंतोष की था। पार्टी का सबसे बड़ा फोकस ये जानना है कि चुनाव के वक्त संगठन के भीतर से कोई चोट या भीतरघात तो नहीं हो सकता। इसके लिए पार्टी के अंदरूनी गीले शिकवे और पुराने असंतोष की टोह ली जाएगी। प्रत्यक्ष संवाद की रणनीति प्रश्नावली को घर घर भिजवाने के बजाय शीर्ष नेतृत्व खुद नेताओं के सामने बैठकर सीधे जवाब भरवाएगा। हर एक नेता के साथ 15 से 30 मिनट की लंबी और स्पष्ट बातचीत तय की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में जिला अध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री, जिला महामंत्री के अलावा वे तमाम नेता भी शामिल होंगे जो पिछले चुनावों में टिकट की दौड़ में शामिल थे, लेकिन किन्हीं कारणों से पीछे रह गए थे। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था या जहां 2 से 3 मजबूत दावेदार आमने सामने थे, वहां की स्थितियों का बहुत बारीकी से आकलन किया जाएगा। आज की युवा पीढ़ी केवल पारंपरिक समीकरणों से तय नहीं होती, बल्कि पार्टी युवाओं के बीच रोजगार की स्थिति, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उपजे माहौल और उनकी नाराजगी या समर्थन के असली कारणों को आंकड़ों और संवाद के जरिए डिकोड करना चाहती है। क्योंकि बीजेपी इस समय सत्ता में है, इसीलिए मामला केवल मामूली संगठनात्मक असहमति तक सीमित नहीं है। 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद अगर छोटी सी भी दरार रह जाती है तो वो मतदान के लिए बड़ा उलटफेर कर सकती है। इसी तरह आने वाले समय में निर्णायक भूमिका उस युवा पीढ़ी की होगी जिसकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को केवल जातीय पुरानी दलीय निष्ठाओं के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, और बीजेपी इसी बदलते रुझान को अपने आंतरिक मूल्यांकन के जरिए गहराई से समझना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर जनता जनार्दन के बीच काम करती है और यह संदेश जन जन तक पहुंचाएंगी और 2027 में 2017 से भी बड़ी चुनावी जीत 2027 में साकार करेंगे। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल 24 और 25 अगस्त को 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर है। इस दौरे का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना, युवाओं, भावी मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता बढ़ाना और बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। अपने लखनऊ दौरे के पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कॉलविन तालुकदार कॉलेज के अवध सभागार में विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां पर खास बात यह रही कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रारंभिक शिक्षा इसी ऐतिहासिक कॉलेज में हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होगा। लखनऊ मेरी तपोभूमि रही है, यहाँ पर मेरी शिक्षा भी हुई और यहाँ से हम फिर उनकी शिक्षा बहुत दिनों के बाद लखनऊ में अपनी कर्मभूमि पर आकर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए संदेश देने के लिए आए। खास तौर से हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो कि लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, उनको कुछ बात समझा दें और
उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं और जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ सारे मतदाताओं को एक बार फिर नमस्कार। जय भारत, जय हिंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर प्रेस क्लब द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट दृश्य संवाद 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। 19 अगस्त से आयोजित इस फेस्ट में मुख्यमंत्री ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया और फोटो पत्रकारों तथा ओपन कैटेगरी के प्रतिभागियों द्वारा खींची गई तस्वीरों की सराहना की। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री साय ने जब अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी पुरानी तस्वीरें देखी तो उनके साथ जुड़ी अनेक स्मृतियां भी ताजा हो गईं। वर्षों पुराने चित्रों को देखते हुए उन्होंने अपने साथ मौजूद लोगों से कई रोचक संस्मरण साझा किए। अपनी पहली बार विधायक बनने के समय की एक तस्वीर देखकर मुख्यमंत्री ने बताया कि उस समय उन्होंने विशेष रूप से सफारी सूट सिलवाया था। इस छोटे से संस्मरण ने वहां मौजूद लोगों के बीच सहज और आत्मीय माहौल बना दिया। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री साय के ग्रामीण जीवन और किसानी से जुड़ी तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई। साथ ही हल चलाते हुए अपनी तस्वीर देखकर उन्होंने खेती के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि गांव और खेती किसानी से जुड़ी तस्वीरें उन्हें अपनी मिट्टी, खेत खलियान और यहां तक कि पुराने दिनों की याद दिलाती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीण जीवन से जुड़े अपने अनुभव भी फोटो पत्रकारों के साथ साझा किए। त्योहारी सीजन चल रहा है और मिठाई की मिठास को चीनी की बढ़ती कीमतें बेस्वाद करती नजर आ रही है। देश में चीनी की कीमतों में ताबड़तोड़ उछाल जारी है। रिटेल मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 65 रुपए या कहीं कहीं इससे भी ज्यादा पहुंच चुकी है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है और विपक्ष का प्रमुख मुद्दा भी बन चुका है। साथ ही चीनी दाम को लेकर जारी राजनीतिक खींचतान के बीच अब सरकार की ओर से बड़ा बयान भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ तौर पर कह दिया है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने चीनी के दाम बेलगाम होने के पीछे की एक नहीं बल्कि 2 वजह बताई हैं। चीनी की कीमतों को लेकर जारी राजनीतिक घमासान में जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल करने से देश में चीनी की सप्लाई कम हो रही है और उसके चलते कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे इथेनॉल का कोई हाथ नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि त्योहारों के मौसम से पहले चीनी की उपलब्धता और खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है, जिसमें कच्चे चीनी का अस्थायी आयात भी शामिल है। साथ ही प्रहलाद जोशी ने चीनी की बढ़ती कीमतों के पीछे की 2 वजह बताई। उन्होंने कहा कि रेड रॉड बीमारी और अल नीनो की स्थितियों की वजह से चीनी उत्पादन में गिरावट आई है, जिससे भारत और दुनिया भर में कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अल नीनो के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में चीनी समेत कुल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी आई है। उन्होंने आगे कहा कि हम देश में चीनी के बढ़ते दाम को लेकर बहुत चिंतित हैं, इसलिए हमने तुरंत कई कदम उठाए हैं। भारत की जरूरत लगभग 280 लाख टन है और आज की तारीख की बात करें तो आज की तारीख में हमारे पास पर्याप्त सरप्लस चीनी का स्टॉक है। शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। शक्कर को डिब्बी में भरकर सभी बीजेपी के मंत्रियों, विधायक और सांसदों को पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने डाक के माध्यम से भेज रहे हैं। साथ ही उन्हें याद दिला रहे हैं कि आपने जनता से कुछ वादे किए थे। उन्होंने केंद्रीय पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी का जिक्र करते हुए कहा कि स्मृति ईरानी ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो 13 रुपए प्रति किलो शक्कर मिलेगा। आज शक्कर के दाम लगभग 70 रुपए के आसपास हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल की वजह से शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं। इसमें पूरी तरह जनता त्रस्त हो चुकी है। एक तो एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश में शक्कर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में जनता बेहाल है, परेशान है और आने वाले फेस्टिवल में मिठाइयां फीकी होने वाली है।
बोकारो में यूजीसी के कुछ कथित प्रावधानों के विरोध में स्वर्ण समाज और महाराणा प्रताप विचार मंच के लोगों ने नया मोड़ स्थित बिरसा चौक पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए और केंद्र सरकार से इन प्रावधानों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी के ये प्रावधान उनके समाज के छात्रों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि सरकार को छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है, साथ ही सरकार को छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन नियमों पर दोबारा विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर स्वर्ण समाज के नेताओं ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो आने वाले चुनाव वोट के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द उनकी मांगों को सुनने और उचित फैसला लेने की भी अपील की है। बोकारो के बिरसा मुंडा चौक पर नया मोड़ पर हम लोग सवर्ण समाज जुटे हुए हैं। ये जो यूजीसी का मामला चल रहा है पूरे देश में, ये सवर्ण छात्रों को, हमारे बच्चों को भविष्य में मोरली डाउन करने का काम किया जा रहा है। इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग आज नया मोड़ बिरसा चौक पर जुटे हैं। हम लोग इसका कड़ा आपत्ति करते हैं। महाराणा प्रताप विचार मंच और स्वर्ण समाज के संयुक्त तत्वावधान से यूजीसी काला कानून के विरोध में जन आक्रोश प्रदर्शन रखा गया था। हम लोग का जो संविधान है भारत का, उसका है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। लेकिन यूजीसी लाने के बाद वो ऐसा कानून है जो जिस तक कोई गलत मानसिकता से या फर्जी केस करता है। अमरावती के जिला महिला अस्पताल में सोमवार की तड़के एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित एनआईसीयू में सुबह करीब 3:30 बजे अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि वेंटिलेटर में विस्फोट होने के बाद आग भड़कने की बात सामने आ रही है। इस हादसे में 3 नवजात शिशुओं की झुलसकर मौत होने की जानकारी मिली है। घटना के समय एनआईसीयू में करीब 39 छोटे बच्चों को उपचार के लिए रखा गया था। आग लगते ही ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। अपनी जान की परवाह किए बिना कर्मचारियों ने कई नवजात बच्चों को कक्ष से सुरक्षित बाहर निकाला। इस त्वरित कार्रवाई के चलते बड़ी संख्या में बच्चों की जान बचाने में सफलता मिली। आग की गंभीरता को देखते हुए 6 नवजात बच्चों को आगे के उपचार के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के तुरंत बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इसके साथ ही घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। साथ ही वेंटिलेटर में तकनीकी खराबी की वजह से विस्फोट हुआ था या आग लगने के पीछे कोई अन्य कारण है, इसकी जांच के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट रूप में सामने आएगी। रविवार की रात करीब 1 बजे से करीब नागपुर के मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत गोधनी परिसर में स्थित जल शुद्धिकरण केंद्र में क्लोरीन गैस का रिसाव होने से वहां आसपास के घरों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मानकापुर पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हरेश कालसेकर ने बताया कि रविवार की रात 1 बजे के करीब गोधनी परिसर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव शुरू हुआ। क्लोरीन गैस का रिसाव होने से आसपास रहने वाले घरों में मौजूद लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस, एनडीआरएफ की टीम, दमकल विभाग की टीम और यहां तक कि प्रशासन के अधिकारी मौके पर तैनात हुए। स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास जारी है। गैस रिसाव वाले परिसर से 200 मीटर वाले इलाके को नो मैंस लैंड घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल 40 लोगों की तबीयत खतरे से बाहर है। उन्हें शहर के विभिन्न अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था। साथ ही एनडीआरएफ की टीम गैस रिसाव पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन किसी भी संभावित बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। साथ ही 10,000 राहत पैकेट, 27 बाढ़ शरणालय, 152 बाढ़ चौकियां और 229 नावों की व्यवस्था कर दी गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के संपर्क में बने रहने की अपील की है। फिलहाल के लिए जिला प्रशासन
प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दरअसल गाजीपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क मोड पर नजर आ रही है और अलर्ट मोड पर है। साथ ही जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया है कि वर्तमान में गंगा का जलस्तर 62.24 मीटर है और 63 मीटर पार करते ही जिला के कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनने लगती है। विशेष रूप से जमनिया, बदौरा, सेवराई, सैदपुर और मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। डीएम ने बताया कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। राहत सामग्री के रूप में हजारों खाद्यान्न पैकेट पहले से मंगाकर रखे गए हैं और लगभग 10,000 राहत पैकेट वितरण के लिए तैयार है। जरूरत पड़ने पर प्रभावित परिवारों तक तत्काल राहत पहुंचाई जाएगी। कश्मीरी पंडितों को 15 दिन के भीतर दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नामक संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थ्रेट नोट में कई पंडित परिवारों के नाम पते दिए गए हैं और लिखा गया है, हम आपकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। साथ ही 23 अगस्त 2026 की तारीख वाली इस चिट्ठी में विस्थापित पंडितों को दिल्ली के इशारे पर काम करने वाले मोहरा, गद्दार और व्हाइट कॉलर आतंकवादी बताया गया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि वे अवैध शासन के लिए बलि का बकरा ना बने, वरना अंजाम भुगतना होगा। संगठन ने कहा कि घाटी में ही रहे पंडित सुरक्षित है, लेकिन पलायन करने वाले गद्दार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां यूएलसी को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन मानती है। इससे पहले भी इसी तरह की धमकी भरे पत्र आए थे। पनून कश्मीर समेत पंडित संगठनों ने इसे गंभीर खतरा बताते हुए गहन जांच और सुरक्षा की मांग की है। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जांच की मांग उठाई है। सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्ध सोशल मीडिया चैनल ब्लॉक कर जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।